ठीक है, कैमरा ऑन कर लो सब लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, आज हम लोगों को मैंने बोला था कि क्या पढ़ाऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। मर्चेंडाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग सब हो चुका था ना, इंटीरियर एक्सटीरियर मर्चेंडाइजिंग ये सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब सिक्योरिटीज इशू जो भी है रिटेलिंग में, क्या थ्रेट्स है, क्या सिक्योरिटीज है, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या थ्रेट्स है या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान रखने की जरूरत होती है रिटेल में। नहीं तो आपका जो ऑपरेशन है वो सब कुछ होने के बाद भी आप नुकसान आपको हो सकता है। वो भी नुकसान कैसे नुकसान, बिना किसी खास वजह से जो आपको नुकसान होता है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या क्या एक रिटेलर को फेस करना पड़ सकता है एज ए रिटेलर बिजनेस में थ्रेट की तरह। ठीक है, तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं रिटेल के ऑपरेशंस में वो किस रूप में है? शॉप लिफ्टिंग। ठीक है ना, शॉप लिफ्टिंग का क्या मतलब होगा, किसी को कोई अंदाजा है? यस, आप लोग प्लीज बोलिए, ऐसे चुपचाप रहेंगे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। मैम कहीं आपने एक शॉप को दूसरी जगह ट्रांसफर करना नो नो, शॉप लिफ्टिंग का मतलब शॉप से जब सामान गायब हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं। कोई किसी ने उठा लिया, ठीक है ना, कैजुअली कोई विजिटर्स आए या कोई एम्प्लॉय ही है, किसी ने कोई सामान उठा लिया, होती है, बहुतों की आदत होती है या फिर बहुत बार ऐसा देखा गया। इसीलिए जो छोटे मोटे एक्सेसरीज वाले आइटम होते हैं वो आप देखेंगे रिटेल स्टोर में भी लॉक लगाया जाता है, ग्लास डिस्प्ले में होता है और बहुत जगह लॉक होता है, क्योंकि वैसे जगहों पे ज्यादा चांसेस होता है जहाँ पे एक्सेसरीज छोटा मोटा कुछ बेचा जाता है तो उसके लिफ्ट कर लेने का, यानी कि किसी ने उठा करके अपने पर्स में छिपा लिया, कहीं पे रख लिया, तो इसको हम शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं। दीज आर द ऑपरेशनल थ्रेट्स टू द रिटेलर। शॉप लिफ्टिंग एक हो गया। दूसरा हो गया एम्प्लॉय थेफ्ट। जब एम्प्लॉय खुद उस थेफ्ट में इन्वॉल्व हो जाए तो उसको एम्प्लॉय थेफ्ट कहेंगे। पार्किंग स्पेस का प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप रिटेल में है तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा, इसीलिए जब भी आपका आउटलेट कहीं नए जगह पे आप लॉन्च कर रहे हैं, मेक श्योर कि वहाँ आसपास में प्रॉपर पार्किंग एरिया हो, नहीं तो क्या होगा, रोड पे जाम लग जाएगा, है ना। सड़क पे लोग गाड़ी लगा लगा के खरीदने जाएंगे तो या तो सड़क पे जाम लगेगी या फिर टोइंग वाला आएगा और आपका गाड़ी टो करके ले जाएगा। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। इसलिए पार्किंग स्पेस के अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करना चाहिए, और ये भी एक तरह से इश्यूज है जो रिटेलर को फेस करना पड़ता है। एम्प्लॉय टर्नओवर रिटेल में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और रिटेल सेक्टर में, तीनों ही सेक्टर में एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा देखा गया व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यस, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होगा, कोई बताओ। तुम लोग ऐसे चुपचाप से क्लास मत करो, ठीक है ना। मैं कोई सत्यनारायण भगवान का कथा कहने के लिए नहीं बैठी हूं यहाँ पे। अगर आपको क्लास करना है तो प्लीज, बहुत सारे और भी क्लासेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, हम वो क्लास कर लेंगे, ठीक है ना। अगर ये एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है तो अगर क्लास करना है तो रोहित, अदिति, मैं कितनी बार रोज रोज ये बात कहनी पड़ेगी क्या कि आप लोग अपना ऑन रखिए। आई डोंट लाइक शाउटिंग लाइक दिस ऑन स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट पे कभी ऐसे चिल्लाना नहीं चाहती। मैम थोड़ी देर में करता हूँ। इससे पहले कोई क्लास नहीं था क्या रोहित? था मैम। क्यों नहीं तैयार होते हो अपने क्लास के टाइम से? सवेरे उठा करो, ठीक है। मैम तैयार हूँ बट इसमें कैमरा नहीं ऑन कर रहा, इसीलिए लैपी में कैमरा ऑन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बाकी का क्या प्रॉब्लम है? ये मुझे बार बार बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप सीनियर क्लास में है, पीजीडीएम मतलब इससे आगे कॉलेज में कुछ नहीं होता, मास्टर्स ही होता है, उसके बाद सीधा यूनिवर्सिटी में होता है जो पीएचडी होता है, ठीक है। तो आप लोग इतने हायर लेवल पे आकर के ऐसे बिहेव मत करिए, ओके ठीक है।
तो शॉपलिफ्टिंग मैंने बताया कि एक प्रॉब्लम है शॉपलिफ्टिंग का, जहां पे क्या होता है कि कोई भी, तो ये दीज आर द थ्रेड्स, लार्ज अमाउंट ऑन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट पे बहुत कुछ बहुत ज्यादा सेल कर लेना, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। इस इशू से भी कैसे निपटे रिटेलर्स, राइट। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो रिटेलर को फेस करना पड़ता है, और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज के हेल्प से, आईटी के हेल्प से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको कम भी किया गया है। अब पहला इसमें क्या है, शॉप लिफ्टिंग वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय द रिटेलर्स। कोई भी सामान कस्टमर खरीदने के पर्पज से नहीं, थेफ्ट के पर्पज से जब उठा के ले जाता है अपने साथ, तो उसी को हम शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं। और ये कैसे होता है, सिंस बहुत सारा सामान है, सब कुछ आजकल क्या होता है ओपन में रखा होता है, आप खुद से पिक करते हैं, लेते हैं और फिर बिलिंग कराते हैं मेन स्टोर पे जाकर के, जहाँ पे उनका बिलिंग काउंटर होता है वहां पे जाकर के। इस बीच में इतना ज्यादा नजर नहीं रख सकता है कोई, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट हम लोगों ने किया, तो बहुत सारे लेआउट पे विजिबिलिटी कम होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक आप नहीं देख सकते। तो यह पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इस पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, ठीक है, प्राइस को स्वैपिंग कर सकते हैं। प्राइस स्वैपिंग का क्या मतलब हो गया, किसी का प्राइस टैग निकाल करके किसी और पे लगा दिया, चिपका दिया, तो ये स्वैपिंग भी हो सकता है। जो ईटिंग एडिबल्स है, ठीक है ना, जो एडिबल फूड आइटम्स है, उनका भी शॉपलिफ्टिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों को प्राइस स्वैपिंग हो सकता है। इन सब चीजों को कैसे आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कॉस्टली आइटम्स है उसको, उसके प्राइस को चीप आइटम्स पे लगा के, और चीप आइटम्स का जो प्राइस टैग है उसको कॉस्टली आइटम्स पे लगाना ही प्राइस स्वैपिंग कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या होगा, तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे कम पैसे में। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ शॉपलिफ्टिंग, और इसको कंट्रोल किया करना बहुत जरूरी होता है रिटेलर के लिए, नहीं तो उनके दुकान से सामान निकलते जाएगा, लेकिन उसके बदले में जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, जो पैसे आना चाहिए रिटेलर के पास, वो नहीं आ पाता है। तो आप कैसे इस शॉपलिफ्टिंग को अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले कीपिंग द हाई वैल्यू आइटम्स जो भी है आपके, वो सेफ कस्टडी में हो सेल्समैन के, ठीक है ना। हाई वैल्यू आइटम्स को सेफ प्लेस पे रखना या फिर सेफ कस्टडी में रखना, सेल्समैन के सेफ कस्टडी में। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत जगह जो ग्लास डिस्प्ले होता है, चारों तरफ से शीशे का डिस्प्ले होता है, वो किसी एक एंड से लॉक होता है, ताकि आपको जो पसंद करना है बाहर से पसंद कर लीजिए, एंड आप सेल्समैन को बोल सकते हैं, वो निकाल करके आपको दिखा देगा और पसंद करा देगा। नहीं तो इतना ज्यादा नजर आप नहीं रख सकते, और वहीं से शॉपलिफ्टिंग का डर होता है। सेकेंड, जो भी हम सर्विलांस के लिए जो भी हम सीसीटीवी यूज करते हैं, ऐसे कैमरा और जगह जगह पे मिरर्स होना, क्योंकि मिरर्स होने से क्या होता है, बहुत दूर दूर तक विजिबिलिटी बढ़ जाती है। आगे चारों तरफ अगर हम मिरर लगा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं से वो विजिबल हो जाता है। इसीलिए कैमरास का यूज करना, मिरर्स का यूज करना एट डिफरेंट एरियाज एंड एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ द शॉप। इससे भी क्या होता है कि कस्टमर को एक फियर होता है टू बी वॉच्ड, ठीक है ना। तो फिर कस्टमर ऐसा नहीं करेंगे, जो इस पर्पज से भी आता है या इस इंटेंशन से भी आता है, वो ऐसा नहीं करेगा। थर्ड क्या है, डिस्प्लेइंग द वार्निंग एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉपलिफ्टिंग एट डिफरेंट एरियाज ऑफ रिटेल आउटलेट। यानी रिटेल आउटलेट के डिफरेंट एरियाज में आप ये एक नोटिस लगा के रख सकते हैं कि इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, हम पुलिस में डाल सकते हैं या जो भी हो सकते हैं, ताकि उस, और वी आर अंडर सर्विलांस, ये तो यू आर अंडर सर्विलांस, ये तो हर जगह लिखा ही होता है, जहां भी सीसीटीवी होता है हर जगह लिखा होता है, जस्ट टू क्रिएट अ फियर, और ये भी बताने के लिए कि ये सब है हमारे यहाँ, तो आप कोई भी ऐसा काम ना करे जो एम्बैरेसिंग होगा रिटेलर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, ठीक है। नॉट लेटिंग द कस्टमर्स एंटर द स्टोर विद शॉपिंग बैग्स। इसीलिए जब भी आप बिग बाजार या किसी ऐसे मॉल में जाते हैं, तो आपको कोई बड़े बैग्स के साथ, या अगर आप कुछ रिटर्न करने के लिए लेके भी जाते हैं, तो उस पर आपको वो टैग लगा के देता है, ताकि ये अप्रूव्ड है कि ये जो गारमेंट अंदर ले जाया जा रहा है वो अंदर का नहीं है, वो बाहर से लाया गया है, और उसको एक्सचेंज मैम बहुत जगह की एक लॉकर लॉकर वगैरह दे देता है दे उसको देते हैं एकदम सामान रखने रखने के के लिए। लिए, या तो लॉकर दे देंगे बिल्कुल, या तो वो आपको बाहर से नहीं जाकर, अगर आपके पास
शॉपिंग बैग्स है ऑलरेडी, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां के लॉकर में डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सिक्योरिटी इश्यूज है, इसीलिए ये सब फॉलो किया जाता है। या फिर अगर आप एक्सचेंज के लिए लेके जाते हैं तो उस पर टैग लगा दिया जाता है कि दिस इज फॉर एक्सचेंज, और इसीलिए उसको एंट्री मिली है। तो कहीं पे भी किसी को शक भी होगा तो आपके पास वो स्लिप रहेगा कि आप बाहर से लेकर इसे आए, या अंदर का स्टोर का आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये सब भी एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स है जिसको लिया जाता है, ताकि कोई बड़ा बैग्स या शॉपिंग बैग्स या ऑलरेडी आप कहीं और से शॉपिंग करके आए तो वो सब लेकर के आप एंटर नहीं करिए। बाहर गार्ड के कस्टडी में या लॉकर में आप रख दीजिए, आपको लॉकर नंबर दे दिया जाता है। नेक्स्ट, मेकिंग प्रॉपर डिस्प्ले अरेंजमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ गुड्स हो, लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी बढ़े, कहीं से भी कोई किसी को देख सके। और जो गुड्स का डिस्प्ले है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो बाहर से भी विजिबल हो, हर चीज को हाथ से उठा उठा कर देखने की जरूरत ना हो। एकदम सब कुछ डिस्प्ले में अच्छे से अरेंज किया गया है, मैक्सिमाइज करने के लिए, विजिबिलिटी को मैक्सिमाइज रखने के लिए। नेक्स्ट, द डिजाइन ऑफ द स्टोर, यानी कि again the layout of the store should be such that it will maximize the security of the स्टोर। ठीक है ना, ऐसा स्टोर का लेआउट होना चाहिए कि विजिबिलिटी एक एंड से दूसरे एंड तक मैक्सिमम हो, मैक्सिमम जगह को एक स्टोर मैनेजर कवर कर सके या स्टोर इंचार्ज का कवर कर सके। और डिफरेंट एरिया में जो आप उस एरिया के स्टाफ को रखते हैं, जैसे किड सेक्शन में कुछ लोग लगाए जाते हैं, वो उस एरिया के इंचार्ज होते हैं या उस सेक्शन के इंचार्ज होते हैं। उसी तरह दूसरे दूसरे सेक्शन में आप जब स्टोर इंचार्ज को लगाते हैं तो वो भी इंश्योर करते हैं कि उस एरिया से कुछ भी पिक नहीं किया जाए। ठीक है ना, कोई शॉपलिफ्टिंग का केस ना आए। देयर शुड बी सिंगल एंट्रेंस टू द रिटेल स्टोर, मल्टीपल अगर एंट्रेंस रहा और मल्टीपल एग्जिट रहा तो कोई भी कहीं से एंटर करके कहीं से निकल जाएगा, और हर एरिया पे फिर आपको सिक्योरिटी और गार्ड रखना पड़ेगा, जो अगेन एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट होना चाहिए। एंट्री में जब आप देते हैं तो इसको चेक कि इनके पास कोई बाहर से सामान लेके नहीं जा रहे या कुछ ऐसा नहीं है इनके पास, और एग्जिट में जब वो एग्जिट करते हैं तो फिर एक बार बिल चेक कर लीजिए कि जो आइटम्स आप लेके जा रहे हैं उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं मोटा मोटी कि हाँ सब कुछ है जो जिसका आपके पास बिल भी है। कोई चीज आप ऐसे ही उठा के नहीं ले जा रहे विदाउट बिलिंग। और उसके लिए जो एक टैग होता है वो भी यूज किया जाता है जिसमें सेंसर लगा होता है। अगर कोई चीज गलती से भी सेंसर लगा हुआ लेकर के आप निकलने की कोशिश करेंगे तो एंट्रेंस पे वो क्या करता है, ब्लिंक या फिर आवाज देने लगता है, जिससे कि पता चल जाता है कि इसमें कुछ ऐसा है जिसको या तो बिल नहीं करा गया या बिलिंग काउंटर पे उसका सेंसर नहीं हटाया गया। ठीक है, दीज ऑल आर टू सिक्योर द process of retailing and then minimize the cases of shoplifting. Clear हुआ? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो कस्टमर के एंड से हो सकता है कि कुछ ऐसे नटोरियस कस्टमर या ऐसे अनसोशल एलिमेंट चले जाएं और वो इस तरह की बदमाशी करे। ठीक है ना, तो आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय थेफ्ट। एम्प्लॉय यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो रिसोर्स है, एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स, वही अगर इस तरीके के काम में इन्वॉल्व हो, वो क्या क्या किस किस जगह पे उसका एक्सेस होता है, तो ऑब्वियसली सारे स्टोर्स में होता है, जहाँ इन्वेंट्री रखा है वहां पे वो एक्सेस कर सकता है। कैश पे होता है क्योंकि कैश उसके अंदर होता है, या फिर कैश रजिस्टर उसके अंदर होता है। जो अकाउंटिंग में है उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड कर सकता है, या फिर मर्चेंडाइज के स्टॉक के साथ फेरबदल कर सकता है। तो इन सब जगहों से एम्प्लॉय थेफ्ट होने का केसेस हो सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा चांस है कि स्टोर से सामान गायब हो जाए, स्टॉक से या इन्वेंट्री से सामान कम हो जाए, या फिर जो कैश है वो जितने का आपने परचेज किया वो सारे वहां पे बिल्स ना हो, और आपने जो परचेज किया वो कम दिखा करके अधिक जो भी पेमेंट अधिक आया है वो आप अपने जेब में रख ले। जो भी एम्प्लॉय है इस तरीके का वो रख सकता है। तो जब आप गुड्स को एम्बेजल करते हैं, गलत तरीके से उसको यूज करते हैं, या अपनी जेब में रख लेते हैं, या बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं, वो सब एम्प्लॉय थेफ्ट का हिस्सा है। बहुत ज्यादा खर्चा करना मतलब जो अलाउड है कंपनी के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं, बल्कि आपने गवर्न कर लिया। ठीक है ना, एम्बेजलमेंट मतलब गवर्न करना, पैसे का गवर्न करना, यानी उसको अनुचित रूप से उसको ले लेना या खर्च कर लेना। ठीक है, ये सारे एम्प्लॉय थेफ्ट। और एम्प्लॉय थेफ्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताइए कि क्या क्या किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं एम्प्लॉय थेफ्ट को कंट्रोल करने के लिए? सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा तो लग गया,
ठीक है ना, वो तो कस्टमर को कंट्रोल करने के लिए लग गया। और ठीक है, मैम एम्प्लॉय भी इससे उससे कंट्रोल हो। जो एम्प्लॉय ऐसा करता है तो उसका एक बार जांच कर सकते हैं कि वो ऐसा किया है। सी द एम्प्लॉयज आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स, ठीक है ना। कस्टमर तो एक बार को मैम कस्टमर जब भी है क्योंकि एंट्री आप, या जब एक बार एंट्री होगा मैम ऑर्गेनाइजेशन में, तो पूरा चेक करके होगा। ठीक है, और ठीक है। एग्जिट के टाइम भी चेक होता है होगा। कहीं कहीं, ये प्रैक्टिसेस भी है कि एग्जिट के टाइम में भी एक बार उनका बैग वगैरह देख लिया जाता है, होता है कहीं कहीं पे ये प्रैक्टिसेस भी, ठीक है ना। ज्यादातर ज्वेलरी शॉप्स बायोमेट्रिक। में, ठीक है ना, जो ज्वेलरी का रिटेल शॉप होता है वहां पे ये होते हैं प्रैक्टिसेस, ठीक है। और क्या, मैम बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक्स हो सकता है, वो तो आने जाने के टाइम को दिखाएगा, यस। ठीक है, ठीक है। मैट्रिक तो मैम सिर्फ अटेंडेंस अटेंडेंस के को, लिए हो सकता बिल्कुल अटेंडेंस को, तो बीच में अगर कोई गया बहुत लंबे समय तक गया तो ये सब भी एक वहां मैम पे, बायोमेट्रिक्स तो आने जाने दोनों का ना ये बिल्कुल रहता। दोनों का होता है। अटेंडेंस वही तो वो बोल रहा है कि कब आप आए, इन टाइम आउट टाइम शो करता है। अटेंडेंस का मतलब यही होता है, आना जाना दोनों होता है अटेंडेंस। यस, देखिए सिंस कैश आपका जो एक्सेस है वो कैश रजिस्टर में है, तो आप कैश रजिस्टर में हो सकता है कम एंट्री करें, जितना ज्यादा हुआ है, ठीक है ना, इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है गुड्स का और कैश का इनफ्लो हुआ है, वो सारे आप मेंशन ना करें। कैश रजिस्टर में आप कम परचेज ही शो करें, ठीक है। तो फिर एक्स्ट्रा जो बचा हुआ आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इधर आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक को भी मैनेज कर देंगे, ठीक है ना। स्टॉक भी उस हिसाब से कम एंट्री करेंगे, जो सामान जितना आएगा उतना एंट्री ही कम करेंगे, और जो रेस्ट पार्ट है उसको आप बैकडोर से बेच देंगे, राइट। तो ये सब हो सकता है, इसीलिए क्या कर सकते हैं आप, तो सीसीटीवी ठीक है आप लगा सकते हैं, सीसीटीवी भी एक कंट्रोल करने का मेजर है। जितने भी स्टॉक में एंट्री हो रही है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का एक्सेस होना चाहिए। जो कैश पे बैठता है उसका एक्सेस स्टॉक तक नहीं होना चाहिए। स्टॉक मैनेजर अलग होना चाहिए, कैश मैनेजर अलग होना चाहिए, और समय समय पे इनका ऑडिट होते रहना चाहिए, ठीक है ना। समय समय पे फिजिकल चेक होते रहना चाहिए कि फिजिकली कितना सामान आया है, कितना सामान है, कितना सामान गया है। ये स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ। अगेन कैश में कितना, जितने भी वाउचर्स हैं, सारे वाउचर्स, आज के बिक्री के सारे वाउचर्स होने चाहिए, ताकि आप कैश को मैच कर सके कि इतना का सामान बिका है, उतना पैसा हमारे अकाउंट में या फिर हमारे स्टोर में इतना कैश अभी है, ठीक है ना। कोई फॉल्स ट्रांसफर या कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन नहीं हो। अगर कोई रिफंड होता है, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ सामान हमने लिया, पैसा देके गया, लेकिन वापस करते हैं, तो रिफंड का भी एक प्रॉपर एक रजिस्टर होना चाहिए, या फिर रिफंड का एक कूपन होना चाहिए, जिससे शो करे कि आज के दिन में कितना रिफंड हुआ, यानी पोस्ट परचेज कितना हुआ था जिसको पैसा हमको रिफंड करना पड़ा। कुछ गिफ्ट आप दे रहे हैं तो क्या गिफ्ट दे रहे हैं, वो किस रेंज का है, कितने लोगों को मैक्सिमम दे सकते हैं, और क्या कस्टमर तक वो पहुंच रहा है, ये सब इंश्योर करना। इससे क्या होता है, फ्रॉड जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज द्वारा कमिटेड होगा वो कम हो जाएगा, और ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप फ्रॉड को कर सके, ठीक है ना। तो अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो रिटेलर के लिए मुश्किल हो जाएगा फाइंड आउट करना कि कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हुआ है। अनदर फ्रॉड जो कमिट हो सकता है एम्प्लॉय द्वारा, वो क्या हो सकता है, रिफंड फ्रॉड हो सकता है। रिफंड फ्रॉड मतलब एम्प्लॉयज का फेक सेल्स ऑफ द गुड्स दिखा दिया जाए, जो सेल नहीं हुआ है वो भी फेक सेल्स दिखा दिया जाए, और फेक और इनकम्प्लीट कस्टमर इंफॉर्मेशन देने के बाद किसी को भी आप क्या कर रहे हैं कि उसका सामान ले लेते हैं और उनको पैसा रिफंड कर देते हैं। कभी भी ऐसा करने से पहले, रिटर्न को करने से पहले कस्टमर का पूरा इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है। पूरे इंफॉर्मेशन अगर होगा तो कस्टमर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैसेजेस भेज करके आप उनको बोल सकते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद द रिफंड और द प्रोसेस। तो इससे आपको पता चल जाएगा, वो अगर बोलेंगे कि आपने कुछ रिफंड किया ही नहीं तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक और फ्रॉड का चांसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फ्रॉड। डिस्काउंट फ्रॉड मतलब कंपनी की तरफ से डिस्काउंट ऑफर किया गया है, बहुत सारे सामान पे स्पेशल ऑफर दिया गया है कि आप हम स्पेशल एम्प्लॉयज को सर्टेन डिस्काउंट्स देंगे, लाइक ऑफर देंगे। लेकिन ऐसे क्या होता है, सच एम्प्लॉयज सेल दीज डिस्काउंटेड आइटम अगर एम्प्लॉय किसी और अपने फ्रेंड को, एक्वेंटेंसेस को भेज दे जो स्पेशल किसी कार्ड होल्डर के पास है, या फिर जो लॉयल कस्टमर्स के लिए जो स्कीम आपने निकाला वो उनको ना दे करके अपने रिलेटिव्स, अपने एक्वेंटेंसेस को वो सस्ते दाम पे बेच देते हैं, तो भी क्या होगा, आपका रियल पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा, और ये भी एक तरह का
जो भी रिटेल प्राइस पर बेचने वाला है वो रिटेल प्राइस पे बेच करके नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच करके नहीं, हायर प्राइस पे बेच करके जो बचा बढ़ा हुआ प्राइस है उसको एम्प्लॉय अपने जेब में रख सकता है। तो ये तीनों तरह का रिफंड फ्रॉड, डिस्काउंट फ्रॉड एंड नॉर्मल जो कैश या स्टॉक की वजह से होता है वो हो सकता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ी हो जाना चाहिए, या फिर उसको हम पास्ट ट्रैक को, बैकग्राउंड को वेरीफाई करके रखें, क्योंकि किसी पुराने ऑर्गेनाइजेशन में उसका ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, पहली बात। दूसरा, सम लिमिट्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयज, कि वो उस लिमिट के बाद डिस्काउंट नहीं दे सकता किसी चीज पे। लाइक हर एक एम्प्लॉयज को 30% तक का डिस्काउंट देने का नॉर्मली प्राय हर जगह अलाउड होता है। तो आप कहीं कभी भी अगर अपने लिए भी अपने एक्वेंटेंसेस को अपने बिहाफ पे भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो दैट शुड बी मैक्सिमम 30%, उससे ज्यादा आप अवेल नहीं कर सकते। अदरवाइज आप क्या करेंगे, बेच रहे हैं 30% डिस्काउंट पे और उसको बेच रहे हैं आप 50% डिस्काउंट पे, और कंपनी को बोल रहे हैं कि हम बेच रहे हैं 50% डिस्काउंट पे, तो आप जो रेस्ट बचेगा वो आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक लिमिटेड डिस्काउंट कितना कस्टमर ऑफर कर सकता है ये भी तय होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। हर एम्प्लॉयज के अपने अपने सेक्शन के स्टोर इंचार्ज है तो स्टोर के लिए अकाउंटेबल होगा, सेक्शन इंचार्ज है, सेक्शन हेड है तो अपने अपने सेक्शन के लिए अकाउंटेबल होगा, स्टॉक जो है, स्टॉकिस्ट जो है जो स्टॉक को केयर करता है, आउटफ्लो इनफ्लो को हैंडल करता है, जो कैशियर है वो कैश के लिए अकाउंटेबल होगा। हर पर्सन को अपने काम के लिए अकाउंटेबल बनाना, ताकि उस जगह पे कोई फ्रॉड होगा तो ही विल बी आंसरेबल। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज के ऊपर चेक आप रख सकते हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि आप एक बार आते समय जाते समय एक बार आप चेक कर सकते हैं, या उसको वैसे भी ये भी एक प्रोसेस बना सकते हैं कि आप उनके बैग्स को चेक कर लीजिए, ताकि आप इंश्योर हो जाइए कि कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का या भी कुछ भी रिटेल आउटलेट से बाहर नहीं जा रहा है या कुछ लाया नहीं गया है अंदर। ठीक है, इंस्पेक्शन बुक जो होता है, बुक ऑफ अकाउंट्स का या फिर जो बैलेंस शीट का, इन सब का इंस्पेक्शन सब सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स पे होते रहना चाहिए, ताकि आप इरेगुलरिटीज को कंट्रोल कर सके। ट्रेन द एम्प्लॉय एंड मेक देम रियलाइज देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी एम्प्लॉय को समय समय पे ट्रेनिंग देना और उनके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उनको अवेयर रखना, रियलाइज कराना कि ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे सुरक्षित रखेंगे अपने आउटलेट्स को और वहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी रिसोर्सेज है उनको। ठीक है, एक रिफंड का पूरा रजिस्टर मेंटेन होना, ताकि आप ट्रैक कर सके कितने रिफंड्स हुए, कितने रिटर्न्स हुए। रिफंड जहां भी आप करते हैं तो कस्टमर से सिग्नेचर ले ले, अगर वो ऑफलाइन या फिजिकल रिटर्न प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, आप साइन करवा सकते हैं रिफंड देने के बाद एम्प्लॉयज को कि ये दिस अमाउंट हैज बीन रिफंडेड टू सो एंड सो एम्प्लॉय। एंड देन शॉर्टेज अगर होता है कैश का ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो एक किस वजह से ये शॉर्टेज हुआ, किस वजह से कैश कम है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता कर सकते हैं और फिर वो सारे रीजंस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तक हमने दो देखा, दो जो थ्रेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये क्या क्या था, शॉपलिफ्टिंग और एम्प्लॉय थेफ्ट। ये दोनों था ना, शॉपलिफ्टिंग और एम्प्लॉय थेफ्ट। अब तीसरा एक है प्रॉब्लम, इन्वेंट्री श्रिंकेजेज। इन्वेंट्री श्रिंकेजेज मतलब होता है स्टॉक में रखे रखे सामान खत्म हो गया। ठीक है, तो इन्वेंट्री श्रिंकेज क्यों हो जाएगा, नंबर ऑफ रीजंस कैन बी देयर। एम्प्लॉय थेफ्ट हो सकता है, शॉपलिफ्टिंग हो सकता है, वेंडर ने फ्रॉड किया ये भी हो सकता है, भेजने वाले ने कम भेजा और ज्यादा आपको बता करके आपने रख लिया उसको अपने स्टॉक में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, यानी जो कि स्टोर इंचार्ज है उससे कुछ एंट्री करने में एरर हो गया हो। इन सारे वजहों से इन्वेंट्री सिंकेजेज हो सकते हैं। Handling inventory sinkage is a difficult task and poses a challenge to the retailer. जो इन्वेंट्री को हैंडल करना होता है वो अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है और रिटेलर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। कैसे इन्वेंट्री सिंकेज हो सकता है, श्रिंकेज मतलब फिजिकल स्टॉक रखे रखे गायब हो गया। ठीक है, सबसे पहला हम इसके लिए बोलेंगे, बहुत सारे इसमें रीजंस हो सकते हैं, जिसमें पहला है कीपिंग रेगुलर चेक्स। आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस श्रिंकेज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आप फिजिकल इन्वेंट्री को चेक करें, ठीक है ना, कंटिन्यूअस
जो स्टॉक है उसको ट्रैक करते रहिए, चेक करते रहिए, ठीक है। फिक्सिंग द वैल्यूज एट विच द एम्प्लॉयज कैन बाय द गुड्स एट चीपर रेट्स फ्रॉम द रिटेलर, यानी कि कितने सस्ते दर पे एक एम्प्लॉय सस्ते में सामान ले सकता है, इस वैल्यू को भी फिक्स करने से क्या कर सकते हैं आप, इन्वेंट्री सिंकेज को कम होने में मदद कर सकते हैं। Retailers should keep a check on the large refunds made by the business. Similarly, जैसे refunds बना कर रहे हैं आप, तो उस पे भी आप कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, एक इन्वेंट्री को, एक स्टॉक को मेंटेन करके, सिग्नेचर लेकर के कस्टमर का, ठीक है। और employees should be appointed after properly checking the background. ये सब हमने ऑलरेडी अभी कवर किया था। ये स्टॉक श्रिंकेज मतलब स्टॉक से सामान जब गायब होता है, और कैश श्रिंकेज मतलब जब कैश आपके गल्ला से, कैश बैलेंस से गायब हो जाए या कम हो जाए। ये दिस इज ड्यू टू इम्बेजलमेंट ऑफ द कैश कॉज्ड बाय द पीपल, ठीक है ना, जिनका एक्सेस है कैश तक, अकाउंट तक। नॉर्मली इसमें इन्वॉल्व कौन हो सकता है, कैशियर या अकाउंटेंट। तो कैश श्रिंकेज को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अगेन सीसीटीवी से, ठीक है। केयरफुली विजिलेंट होने से, एम्प्लॉय एक दूसरे बुक ऑफ अकाउंट्स को कोई दूसरा जो एम्प्लॉय है वो चेक करता रहे पीरियोडिकल टाइम पे। और जो अवॉइड, जो कैश श्रिंकेज है उसको अवॉइड करने के लिए रिटेलर पीरियोडिक बैलेंस शीट को चेक कर सकता है खुद से। इन सारे वजहों से आप कैश श्रिंकेज को भी कम कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक श्रिंकेज जब स्टॉक से सामान गायब हो रहा है, और कैश श्रिंकेज जब आपके कैश से, आपके अकाउंट से कैश कम हो रहा है, वो भी बिना किसी रीजन के, ठीक है ना। तो इन सारी वजहों से ये दीज ऑल आर पॉजिटिव थ्रेट्स फॉर एनी रिटेलर, ठीक है। एनी रिटेलर के लिए ये सब क्या होते हैं, ये एक थ्रेट्स के रूप में काम करता है। रिटेलर्स इंक्रीजिंगली आईटी सेक्टर पे डिपेंडेंट होता जा रहा है टू मिनिमाइज दीज थ्रेट्स, ठीक है। इन सब थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए आप सेंसर यूज कर रहे हैं, आप सीसीटीवी यूज कर रहे हैं, आप चेकिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं बहुत सारी चीज। तो ये सब क्या होता है, आपको आईटी पे रिलाई करना पड़ रहा है ताकि आपके यहाँ इन सारे थ्रेट्स को मिनिमाइज किया जा सके या अवॉइड किया जा सके, ठीक है। कैसे मिनिमाइज किया जाएगा मैंने बताया, कैसे आईटी के हेल्प से आप मिनिमाइज कर सकते हैं इन सारे रिटेल थ्रेट्स को, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये सारा आपका ये टॉपिक था these are related with the threats or the issues one retailer has to face. हम लोगों ने ये भी कवर अप कर लिया। अब मेरे ख्याल से जस्ट एक बार देख लेते हैं और कुछ बचा है कि नहीं बचा है। सिंपल कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पता, इसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। वी आर डन विद ऑल दोज मेजर पार्ट ऑफ द रिटेल मैनेजमेंट। आप यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि किस तरीके का रिक्रूटमेंट होता है, किस किस तरीके के लोगों को हायर किया जाता है रिटेल बिजनेस में। जैसे एक आपको मर्चेंडाइजर आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा आपको स्टोर मैनेजर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैसे आप स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी है, किस तरीके का क्राइटेरिया होता है, एचआर इन रिटेल क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। हम इसको कवर कर सकते हैं। मैं तीसरा आपके साथ नोट शेयर करूंगी अभी, एक सेकेंड, जिसमें ये कुछ चीजें हैं जो बचे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्टोर क्या है, आप लोग बताइए स्टोर क्या हो सकता है। स्टोर क्या है, स्टोर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और किस तरह से आप क्या करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट के लिए, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या रिक्रूटमेंट करते हैं। स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या उनका होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। व्हाट इज स्टोर, सबसे पहले तो ये बताइए। मैम स्टोर एक ऐसी जगह है जिसमें हर तरह का सामान मिल सकता है। जैसे आपको खाने का सामान चाहिए या कुछ पहनने का, ठीक है, एनी प्लेस where the एनी प्लेस material is kept, मटेरियल। ठीक है, kept in such a manner that it is for display, it can be safely purchased from that particular place, और अच्छे से उसको डिस्प्ले में मेंटेन किया गया हो, ये स्टोर है, ठीक है।
ठीक है। अब स्टोर मैनेजमेंट का क्या काम होगा, तो स्टोर मैनेजमेंट का कंसर्न होगा, आप स्टोर से जब सामान लेते हैं तो उसको प्रॉपर साइन करके लीजिए, स्टॉक को कंट्रोल करके रखिए, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली डिस्प्ले करिए। आपके पर्सनल ट्रेंड होने चाहिए, उनको हर एक सामान के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि जो कस्टमर उनसे इंक्वायर करे या उनसे पूछे तो वो उनको बता सके। और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जो स्टाफ होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, उनका प्रॉपर इंडक्शन, ये सब काम होता है स्टोर लेवल पे। ठीक है, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू मेनार्ड, स्टोर मैनेजमेंट इज टू रिसीव मटेरियल टू प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन स्टोरेज फ्रॉम डैमेज। यानी कि आप पहले मटेरियल को रिसीव करिएगा, फिर उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने का काम, फिर अनऑथराइज्ड रिमूवल नहीं होने देना उसका, एंड देन इशू द मटेरियल इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एट द गिवन कॉस्ट। और अगर सर्विसेज है तो प्रॉम्प्टली सर्विस आप दीजिए एट अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है ना, यही तो होगा स्टोर मैनेजमेंट में। स्टोर मैनेजमेंट करना क्या होगा, सामान लेना है, उसको अच्छे से डिस्प्ले करना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है जब तक कि उसको खरीद नहीं लिया जाए, कोई अनऑथराइज्ड रिमूवल नहीं हो, यानी कि शॉपलिफ्टिंग या एम्प्लॉय थेफ्ट नहीं हो उन सामान का, और फिर राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर उसको आप डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। दिस इज ऑल अबाउट स्टोर मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं स्टोर मैनेजमेंट के, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टोर में जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है, आप कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप बहुत अधिक सेल करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्लस कॉस्ट को कंट्रोल में करके भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर होगा, मटेरियल का कॉस्ट सस्ता, मटेरियल का कॉस्ट सस्ता कैसे होगा, जब आप उसको डिफरेंट सप्लायर से पता करेंगे कि वो क्या कोटेशन दे रहे हैं, किस तरीका का आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहे हैं, और जो आपको सूट करता है, बेस्ट क्वालिटी एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, तो आप वहां से उसको लेते हैं। जब आप बल्क में परचेज करेंगे तो भी आपको वो सस्ता पड़ेगा। तो आप ये सब देख करके जो कॉस्ट होता है, जो रिजर्वेशन का, अकाउंटिंग का, इंश्योरेंस का, ये सब इंश्योर करके आप खरीदते हैं, तो वहां पे जो ओवरऑल कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो कम हो जाता है, क्योंकि आपने ऐसे सोर्सेज से परचेज किए रॉ मटेरियल जो आपको अच्छा क्वालिटी, बेटर टर्म एंड कंडीशन पे प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेंटेनिंग द वर्थ ऑफ स्टॉक। वर्थ ऑफ स्टॉक ये भी स्टोर मैनेजमेंट का काम है। वर्थ आंकना, यानी कि कितना वैल्यू है ओवरऑल जो सामान है स्टोर में, वो कितने वैल्यू का है। ठीक है ना, क्योंकि आपका उतना वर्किंग कैपिटल यूज हुआ है उन सब चीज को प्रोक्योर करने में, तो यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट को भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो। ठीक है, सो स्टॉक कीपिंग इन स्टोर इज कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम समय में आप स्टॉक कीपिंग को स्टोर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, और जो स्टोर कीपर होता है वो इन्वेंट्री को प्रिवेंट करना चाहता है, यानी बहुत अधिक स्टॉक में सामान नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उतना सामान उसका वेयर हाउस में फंसा हो जाएगा, तो वो फंड फ्लो या फिर वो कैश फ्लो में नहीं रहेगा, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टोर कीपर चाहेगा कि वो जल्दी जल्दी सामान को मंगवाए और सामान उसका निकल जाए, बहुत दिन तक वो कहीं पे भी फंसा हुआ नहीं रहे। ठीक है, तो वर्थ कैसे आप स्टॉक का डिसाइड करेंगे। देन सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्टोर मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजेशन में। द सर्विस कंसिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग एट एवरी स्टेप। मॉनिटरिंग एट एवरी स्टेप मतलब कहाँ, जब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो भी मॉनिटरिंग करना है, तो भी सुपरविजन करना है। जब वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। जो फिनिश्ड गुड्स है उन पे कैसे आप कंट्रोल रखेंगे, एंड कंट्रोलिंग द स्क्रैप, यानी कि फाइनली जो स्क्रैप है, जो रेसिड्यूअल है, जो खराब है, भंगार जिसको हम बोलते हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या वहां पे कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट को, यानी जो भी स्क्रैप है उसको आप बेच देंगे तो आपको वहां से भी कुछ पैसे आ जाएंगे, तो वो भी आपका एक तरह से सेविंग हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या, क्योंकि कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्क्रैप होते हैं वो भी काफी वैल्यूएबल होते हैं, काफी महंगे होते हैं, और काफी ज्यादा क्वांटिटीज में होते हैं। राइट, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक का वर्थ यानी वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं। सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को किस किस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है।
ये तो हमने अभी बताया ही कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स या फिर स्क्रैप पे आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी एक सर्विस हुआ। प्रॉपर मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, टूल, इक्विपमेंट एंड एनी अदर commodities required for the production of products and services। यानी कि प्रॉपर मूवमेंट का क्या मतलब हुआ, आप लोगों ने पीओएम में पढ़ा होगा, राइट? पीओ आपका कोई एक पीओएम, ओबीएन, पीपीएम था ना, उसमें एक्चुअली आपको बताया गया हो कि अननेसेसरी मूवमेंट से क्या होता है, वेस्टेज होता है, राइट? अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए। एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपने ये देखा होगा। प्रॉपर मूवमेंट का यही मतलब है, जितना उचित है, जितना आवश्यक है, उतना ही बार आप कंपोनेंट्स को, इक्विपमेंट्स को, रॉ मटेरियल को या फिनिश गुड्स को आप मूव कराएं, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट विल कॉज वियर एंड टियर, है ना, तो लॉस होगा उससे। सेकेंड क्या है, दे असिस्ट विद द अपकीप ऑफ मटेरियल्स, शेयर पार्ट्स एंड स्टोर्स एज नीडेड। यानी कि जो मटेरियल के सामान है जो अभी आए हुए हैं, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, बचे हुए पार्ट्स हैं, या फिर छोटे मोटे पार्ट्स एंड पार्ट पुर्जा जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने के लिए, या फिर स्टोर में जैसी आवश्यकता होती है उस तरीके का सामान, इन सब चीजों को प्रोक्योर कराना क्या होता है, आप असिस्ट कर रहे हैं किसको, स्टोर मैनेजर को। यहाँ पे भी स्टॉक को मेंटेन करने में, कॉस्ट को मिनिमाइज करने में। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, यानी ऐसे सप्लायर्स जो आपको टाइमली सप्लाई कर दे सामान का और आपका वेटिंग टाइम कम हो सके। ऑब्टेनिंग एंड स्टोरिंग स्क्रैप आइटम्स, स्क्रैप आइटम यानी अगेन जो भंगार वाले चीज होते हैं, जो स्क्रैप आइटम निकलता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के पास, उसको आप कैसे ऑब्टेन करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसका कोई बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं उन सब चीजों से को यूज करके। एंड फाइनली दे हेल्प विद कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द रिसीट्स, इशूज एंड गुड्स इन ट्रांजिट। यानी क्या किया जाता है, फाइनली जितने भी सामान आए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उनके इनकमिंग आउटगोइंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और कितने दिन वो दुकान में रहा, ठीक है, या स्टोर में रहा, ये देखा जाता है। इन सब चीजों से क्या होता है कि जो वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी रिटेल आउटलेट का, ये पता चलता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सर्टेन पॉइंट्स और भी है इसमें, जैसे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोऑर्डिनेशन कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो सकता है, मटेरियल मैनेजर को कैसे एडवाइस दे सकते हैं, एंड फाइनली हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या क्या होता है स्टोर डिपार्टमेंट में, ठीक है। अभी हमने आपको जो भी पढ़ाया थ्रेड्स, जिसमें शॉपलिफ्टिंग, एम्प्लॉय थेफ्ट, या फिर स्टोर स्टॉक श्रिंकेज आया, कैश श्रिंकेज आया, इसमें से कुछ नहीं समझ में आया, या फिर अभी स्टोर मैनेजमेंट जितना पढ़ा है, स्टोर क्या है, स्टोर मैनेजमेंट क्या है, स्टोर मैनेजर्स क्या है, वो अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, चलो तब तक मैं अटेंडेंस देखती हूँ, अगर कुछ पूछना है तो आप मीनवाइल पूछ सकते हैं। एनीबडी? हाँ पूछो। यस, नो नो क्वेश्चन, ठीक है। अटेंडेंस क्या मैं ऑन करके रखा करूँ, क्योंकि इससे क्या मैं पढ़ा रही हूँ वो भी समझ में आएगा, और तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है वो भी मुझे समझ में आएगा। ऐसे तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आप क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। क्लास करने का एक तरीका होता है, दैट शुड बी मेंटेन्ड, क्योंकि ये क्लासेस तो जब भी हो रहे हैं ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ओके, म्यूट कर लो। ओके, 1 to 10। मैम 3।
रोल नंबर 9 मैम। रोल 1 नंबर 6 मैम, 3 रोल नंबर 6। 6 9 और कोई? Three also, ma'am. 3 हो गया है बाबू। Roll number 10 मैम। 3 ना? Yes, ma'am. 3 हो चुका है, मैं यही बोल रही हूँ कि 3 हो चुका। एक मिनट रुको। 10 to 20 11 roll number 10 10 हो चुका। 11 ठीक है। 17 मैम। मैम Okay. 17 मैम 14 17 14 19 19 और कोई है 12 20 के बीच में? 20 12 भी है। 12 भी है क्या? 20 है मैम। यस मैम 12। ठीक है 20 ओके 20 मैम। हो गया। 21 to 30 27 मैम। 21 is there in the class. Okay. 27 yes. Yes 25 25 28 28 और कोई? 30 20 हो चुका है। 30 30 यस 31 32 33 इसमें से कोई है? मैम 30 भास्कर हो गया। 30 सुनाई देता है मुझे एक बार में। 31 एंड 32 है क्या? नो एक सेकेंड। ओके ठीक है। सो ऑल टुगेदर स्टूडेंट 16 है। ठीक है हो गया सबका अटेंडेंस। नेक्स्ट क्लास में स्टोर यही मैं आगे ले जाऊंगी और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टोर मैनेजमेंट के वो करेंगे। कैसे रिक्रूटमेंट होता है, किस पोजीशन के क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये करेंगे। ठीक है थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।